दोस्तों, मैं रोहित कुमार एवनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। इस यूनिट का लास्ट केस है के लक्ष्मण एंड कंपनी वर्सेस सीआईटी 1998 का केस है एंड द क्वेश्चन ऑफ लॉ इन दिस केस इज whether income generated from rearing silkworm can be considered as agricultural income or not। इस केस का फैक्ट कुछ इस प्रकार है कि इस केस में होता यह है कि जो अपलांट है दैट इज के लक्ष्मण एंड कंपनी, ये एक पार्टनरशिप फर्म है और जो इनका डीलिंग होता है दैट इज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। इस फर्म ने मालबरी लीव्स का प्रोडक्शन चालू किया था और साथ में सिल्क वॉर्म के लिए जो है एक परचेज करके लाते हैं। मालबरी लीव्स जो होता है उसे वो तोड़ते हैं, उसे स्ट्रिप में कट करते हैं एंड देन उसके बाद इसे सिल्क वॉर्म को फीड करते हैं। इससे सिल्क वॉर्म बड़ा होता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों बगल अपने स्लाइवा से एक थ्रेड बनाता है दैट इज नोन एज ककून और इस ककून को मार्केट में सेल किया जाता है। इस सेल से जो इनकम होता है इस फर्म का, तो फर्म का कहना होता है इट इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर प्रोसेस। सो जो भी इनकम यहाँ इनका जनरेट हुआ है दैट शुड बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। इस मामले में आईटीओ का कहना होता है कि अगर देखा जाए इस पूरे एक्टिविटीज में तो मलबरी लीव्स का प्रोडक्शन ऑब्वियसली यह एक एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनता है, बट ककून को सेल आउट करना मार्केट में इट्स नॉट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। सो इन दिस केस जो भी ककून मार्केट में सेल हुआ है और उसके बाद इनकम जनरेट किया गया है उस इनकम का 25% अमाउंट टैक्सेबल होगा, बिकॉज इस पूरे एक्टिविटीज में मालबरी लीव्स का प्रोडक्शन एग्रीकल्चर इनकम है जबकि ककून का प्रोडक्शन एंड सेलिंग नॉन एग्रीकल्चर इनकम में काउंट किया जाएगा। उसके बाद यह मामला अपलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास पहुंचता है जहां अपलेट असिस्टेंट कमिश्नर एसीसी की बात को स्वीकार करती है और उन्हें टैक्स में एग्जाम्प्ट कर देती है। देन उसके बाद इनकम टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से अपलेट ट्राइब्यूनल के पास ये बात पहुंचाई जाती है जहां अपलेट ट्राइब्यूनल का कहना होता है कि इस पूरे प्रोसेस में और इनकम जनरेशन में दो एक्टिविटीज हो रही है, फर्स्ट मालबरी लीव्स का प्रोडक्शन एंड सेकेंड ककून का सेलिंग। अगर देखा जाए तो मालबरी का प्रोडक्शन जो होता है उसके लीव्स का कोई मार्केट ही नहीं है। सेकेंड, जो ककून का प्रोडक्शन हुआ है और सेलिंग हुआ है ये कहीं से भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं है, इसकी वजह से जो भी इनकम यहाँ से जनरेट हुआ है उसे एग्रीकल्चर इनकम में काउंट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद यह मामला पहुंचता है हाईकोर्ट का जहां पर कि हाईकोर्ट इसका डिसीजन रेवेन्यू के फेवर में देती है और रेवेन्यू का कहना था 25% इनकम पर टैक्स लगेगा जबकि बाकी इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड होगा। और उसके बाद यह मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में अपलेट के द्वारा। तो आइए देखते हैं इस केस में फिर होता क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में दिया हुआ है, सेकंड पैराग्राफ इसके फैक्ट के बारे में बताता है, थर्ड पैराग्राफ में बताता है कि कैसे आईटीओ के पास ये मैटर पहुंचता है। आईटीओ 25% अमाउंट को कंसीडर करते हैं। उसका यह मामला अपलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास पहुंचता है जहां पर इनका कहना होता है कि सिल्क वॉर्म और ककून ये दोनों का दोनों टैक्स से एग्जेम्प्टेड होगा। उसके बाद यह मामला पहुंचता है अपलेट ट्राइब्यूनल के पास जहां पर कि अपलेट ट्राइब्यूनल का कहना होता है कि मालबरी लीव्स को मार्केट में नहीं बेचा गया है बल्कि मार्केट में बेचा गया है ककून को, तो उस कंडीशन में सारे के सारे इनकम के ऊपर टैक्स अप्लाई होना चाहिए। देन उसके बाद क्वेश्चन ऑफ लॉ के रूप में हाईकोर्ट के पास पहुंचता है ये मामला। पैराग्राफ नंबर 6 में आप देखेंगे हाईकोर्ट डिसीजन लेकर के आती है इन फेवर ऑफ रेवेन्यू। पैराग्राफ 7 से आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन होता है जिसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बात करती है एग्रीकल्चर इनकम के बारे में कि एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है और लेजिस्लेशन का इसमें क्या कहना होता है। देन उसके बाद हाईकोर्ट डुअर्स टी कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 1962 के केस को कंसीडर करती है जिसमें बात कही जाती है क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2। इसमें 3 क्लॉजेज है, क्लॉज 1 टू क्लॉज 3, जिसमें मेनली चर्चा इसमें क्या आता है क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 के बारे में। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि एज पर क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 अगर देखा जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि अंडर क्लॉज 2 एंड अंडर क्लॉज 3 अगर देखा जाए तो प्रोसेसिंग जो होना है वो कल्टीवेटर्स के द्वारा होना है या उस रिसीवर के द्वारा होना है जो कि रेंट इन काइंड के रूप में इनकम रिसीव कर रहा है। और जो भी ये प्रोसेस होना चाहिए सिंपल होना चाहिए दैट इज मैनुअल प्रोसेस या फिर ये मशीन के असिस्टेंस से प्रोसेस हो सकता है। अब बात की जाती है कि इसमें व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस क्यों किया जाना चाहिए। बिकॉज अगर देखा जाए तो रॉ फॉर्म में अगर प्रोड्यूस मार्केटेबल नहीं है तो उस कंडीशन में प्रोसेसिंग जरूरी है। सो प्रोसेसिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है मेकिंग द प्रोड्यूस मार्केटेबल, कि मार्केट में इसका कंजम्पशन हो सके, सेल हो सके, बिजनेस और ट्रेड हो सके। सो द कमोडिटी शुड बी सेलेबल। लेकिन जब भी ये प्रोसेस अपनाया जा रहा है तो जरूरी ये है कि जो ओरिजिनल फॉर्म है इस प्रोड्यूस का वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए और अगर चेंज होता है तो इसमें टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। लास्टली इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है वी आर इन रिस्पेक्टफुली एग्रीमेंट विद द अफोरसेड ऑब्जर्वेशन The High Court, as we already have observed, has rightly to come to the conclusion that the income derived by the appellant from the sale of cocoon could not in law be regarded as agriculture income। और इस प्रकार से जो क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है इस केस में कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म को एग्रीकल्चर इनकम में काउंट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए,
उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि ये काउंट नहीं किया जाएगा और डिसीजन अपलांट के अगेंस्ट में जाता है और इस प्रकार से इस यूनिट का सारा केस समाप्त होता है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.